मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव 2019 की, और इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ मैक्स पर आपका स्वागत है, खैर मकदम करते हैं हम आपका। अदीब साहब, सवाल मेरा पहला ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गठबंधन है सपा बसपा का, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, तो कांग्रेस का इस गठबंधन में शामिल ना होना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे, इसलिए कि ये मायावती की साजिश और अखिलेश की कमअक्ली का नतीजा है। अगर वो 10-15 सीटें कांग्रेस को दे देते, इनिशियली ये बात समझ में आई थी और सुना था मैंने कि 30 सीटें अखिलेश लड़ेंगे और 30 सीटें मायावती लड़ेंगी और 15 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीटों पे अजीत सिंह और मुख्तलिफ लोग लड़ेंगे। अगर इस तरह का गठबंधन होता तो मैं समझता हूँ कि 80 में 75 सीटें ये अलायंस को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, अखिलेश ने और मायावती ने फैसला किया, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस की अलमिया ये था कि कांग्रेस अगर न लड़े तो मुसीबत में, और लड़े तो नुकसान हो। लेकिन कांग्रेस का मैं ये नहीं समझ पाया कि उनको लड़ना तो चाहिए था, क्योंकि उनके वजूद का मसला था और कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने क्यों इतनी ज़्यादा सीटें लड़ने का फ़ैसला कर लिया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। महागठबंधन की बात तो कांग्रेस ने ही की थी और ये नारा भी कांग्रेस ने ही दिया था कि महागठबंधन होना चाहिए, फिर क्यों कांग्रेस अपने नारे से पीछे हटती नजर आई? नहीं, इस मामले में तो मैं कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराता कि कांग्रेस ने महागठबंधन का नारा दिया, उस पर अमल की कोशिश भी करी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो ये थी कि जिस तरीके से कांग्रेस को रुस्वा किया इन लोगों ने, उससे ये बात ज़रूर पैदा हो गई कि कांग्रेस के पास कोई वो नहीं था। मेरा असेसमेंट ये है कि अखिलेश यादव के परिवार में झगड़ा हुआ था और शिवपाल यादव को ने एक अलग पार्टी बना ली थी, और वो पार्टी यानी जो उनकी अपनी समाज है, अहिर समाज, वो मायावती के साथ जाने को तैयार नहीं, और वो अल्टीमेटली बीजेपी पे जाना था। इसलिए मैंने शिवपाल का साथ दिया था और ये कहा था कि भाई कांग्रेस से समझौता करेंगे। कोई 6 हफ्ते लग गए, कांग्रेस इस पे तैयार नहीं हुई, इससे भी नुकसान हुआ। अब ये किस्मत की बात है या जो भी कहिए इसको, कि बीजेपी अपने बोझ से, अपने कर्मों से नीचे जा रही है। इसमें अपोजिशन का यूपी में कोई हाथ नहीं है। मेरी अपनी समझ यही कहती है कि इस मुल्क का किसान, मजदूर, अक़लियत जितने भी हैं, अपर कास्ट का हिंदू, सेकुलर हिंदू, ये सब परेशान हैं। तो अब वो उस वजह से बीजेपी के साथ नहीं है। इसका एडवांटेज हर पार्टी उठा रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि इनकी वजह से बीजेपी हार रही है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो सब कोशिश कर ली कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ो और मुल्क जहन्नुम में जाए कि हम बच जाएं। सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम है जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, वो चाहती है कि आईन और कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था, वो गांधी का हिंदुस्तान था। गांधी का हिंदुस्तान आज ख़तरे में है। ये मुल्क अब मुगेरी लाल के ऊपर नहीं चलेगा, जवाहरलाल की फ़िक्र का मुल्क है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुसलमान को एक शूद्र की हैसियत मिल गई। पार्टियां डरने लगी हैं, हमको मारा जाए, काटा जाए, खाने के नाम पर, गाय के नाम पर, हमको नमाज़ों से रोका जाए, हमारे घर में घुस घुस के मारा जाए, जो अभी आपने देखा ही है हमारे हरियाणा में हुआ जहाँ मैं रहता हूँ। कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो डरते हैं कि पोलराइजेशन हो जाएगा। ऐसी शक्ल में मुसलमान खामोशी से उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा है। इसमें हर पार्टी को एडवांटेज मिल रहा है कि जो पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी को हराने की पोजीशन में है,
मुसलमान उसको खामोशी से वोट दे देगा। अच्छा, क्या वजह है अदीब साहब के जहां से सपा और बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहीं से कांग्रेस भी मुसलमान को ही टिकट देती नज़र आ रही है? नहीं, तो ये काम तो उन्होंने भी किया। सहारनपुर में जी कांग्रेस ने बहुत पहले अपना कैंडिडेट इमरान मसूद को कर दिया था, गठबंधन ने एक कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया। ये इल्ज़ाम किसी एक पे नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब क्या इससे क्या नुकसानात क्या होंगे? इससे नुकसानात ये कि बीजेपी को फ़ायदा है मुस्लिम वोट की डिवीज़न से। और देखिए ना, ये आप पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, पिछली बार का भी देख लीजिए, 82 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां मुसलमान या तो जीत सकता है या जिता सकता है, वहां 78 सीटों पर बीजेपी काबिज है। तो ये हमारा मसला ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को इस्तेमाल करती है और उसी जगह अपने टिकट देती है जहां वो अक्सरियत में हैं। बरखिलाफ़ इसके कई बार मैं कह चुका हूं ये बात कि सेकुलर पार्टियां भी उतनी ही मुजरिम है। अगर किसी जगह कोई ठाकुर खड़ा है तो दूसरी पार्टी ठाकुर कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, लोधा खड़ा करेगी, दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेगी। इसीलिए 7% यादव, 40 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 9% ठाकुर, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 20%, हम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी सीटों को काटने के लिए ये सब साजिशें होती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मुसलमान के लिए एक अजीब मिजाज बन गया है कि वो इलेक्शन को एक जश्न, एक मेला समझता है। उसकी जब ये समझ में आ जाएगा, मुझे ये लगता है कि इस बार समझ में आ गया है कि ये 5 साल के लिए उसके बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले का दिन है। अगर ये बात मुसलमान की समझ में आ गई, जैसा मुझे लग रहा है इस बार, कि इस बार ओवैसी साहब ने भी समझदारी दिखाई, वो यहाँ नहीं फांदे। इस बार बहुत सी ऐसी जमातें जो ऑल फॉल बातें करके पोलराइजेशन का मौका देती हैं, उन्होंने खामोशी अख्तियार की है। और यही वजह है कि बीजेपी को अब पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। अब वो पाकिस्तान पे बोल रहे हैं, अब वो हिंदुस्तान की परेशानी नहीं बयान कर रहे हैं कि यहाँ रोज़गार नहीं मिला, या कारखाने बंद हो गए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वीक हो गया, फॉरेन करेंसी नीचे चली गई, अडवाणी की उम्र तक करीब करीब रुपया पहुंचने वाला है। लेकिन वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अजहर क्या नाम है उसका, उसकी कर रहे हैं। अभी वो योगी साहब गए थे, उन्होंने इमरान मसूद को दामाद बता दिया अजहर मसूद का। इस किस्म की जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक समझ गई है। मैं समझता हूँ कि वक्त रुखसत इनका आ गया है और 24 को ये रिज़ल्ट आएगा, कोई ताज्जुब नहीं है। ये दोनों गुजराती जो हैं कहीं अपने दोस्त के पास न चले जाएं, जैसे लंदन में इस वक्त नौरो एक मोदी गया हुआ है, चौकसी गए हुए हैं, तो दौलत तो इनकी वहाँ चली गई है। हो सकता है ये भी भाग जाएं, क्योंकि अब की जो सरकार आएगी, ये ट्रेंड मोदी ने दिया है कि बदला लेने का। अगर आने वाली सरकार में दम है तो उनको हर इनके मिसडीड के खिलाफ कमीशन बिठाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। कि जिस तरह से इन्होंने आईबी को, सीबीआई को, आज आपने देखा होगा कि वो समझौता एक्सप्रेस में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके मुलज़मीन छोड़े गए, और जज ने जो आज जजमेंट दिया है उसने ये कहा मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा इसलिए कि एनआईए ने हमको सबूत ही नहीं दिए, और सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन जब कागज़ नहीं दिए तो जजमेंट कैसे मिलेगा। तो ऐसे ऑफिसर्स को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार आए, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस सरकार को कहें कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है, उन मुजरिमों को जेल में डाला जाए। अदीब साहब, एक सवाल मेरा यहाँ ये है कि जो शाह और शाह की एक बहस छिड़ गई है इस वक्त, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी रैली को संबोधित करते हुए एक बात कही, शराब, उन्होंने सपा का सा लिया और आरएलडी का रा लिया है और बसपा का बा लिया है, जिसे उन्होंने शराब कहा है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि जिसको शराब के शाह में और शराब के सा में ही फ़र्क ना मालूम हो वो देश क्या चलाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हकीकत है कि ऐसे ऐसे जोकर
शर्म आती है कि ऐसा किस्म का आदमी हमारे मुल्क का, इस अजीम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। उसको शराब को किस अंदाज से पेश कर रहा है, यानी तुकबंदी करनी है, और वो इसी किस्म की बातें कर कर के उसने अपना पूरा 5 साल गुजार दिया। मैं समझता हूँ एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा। आज तक हिंदुस्तान में इतना जाहिल कोई कायद हमारा नहीं आया। आप नेहरू से उठा के देख लीजिए और किसी को भी देख लीजिए। आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क में योगी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। अरे अगर इनको इंसानियत देखनी है, कैसा बदनसीब मुल्क है जिसने गांधी के तसव्वुर को ऐसा पहुंचाया कि आज हमको न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने याद दिलाया कि इंसानियत कैसे होती है और हुकूमत कैसे की जाती है। मैंने एक ख़त लिखा है उनको, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, और यही लिखा है कि हम गांधी के मुल्क के लोग, हम सो गए थे और आपने हमें हमारे गांधी को याद दिलाया। हमने गांधी को मारा ही नहीं है, उसकी आत्मा को भी हमने ख़त्म किया। सर, मेरा आखिरी सवाल शिवपाल यादव की पार्टी समाजवादी प्रगतिशील पार्टी को लेके है। ख़बर ये आ रही है कि आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन आपने कुछ ही वक्त बाद उस पार्टी को छोड़ दिया। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपके पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, ऐसा था कि जिस वक्त कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, मेरा सिर्फ और सिर्फ नज़रिया ये था कि कांग्रेस वो सारा वोट जो बीजेपी में जाने वाला है थ्रू शिवपाल, उसको मैंने रोका था। मैंने राजभर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनको भी तैयार किया था, और मैं ये कह रहा था कि जितने बीजेपी में जा रहा वोट है उसको कांग्रेस अपने में एब्जॉर्व कर ले तो यूपी में बीजेपी का ख़त्मा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर उम्मीदवार जो चाहते थे कि हम समझौता हो जाए, मेरा असेसमेंट ये है कि फ़र्रुखाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तकरीबन 1.5-2 लाख यादव हैं। ये अगर हम कांग्रेस को मिल जाते तो फ़र्रुखाबाद सीट बहुत आसान हो जाती उनके लिए। इसी तरह से उन्नाव में 2 लाख से ज़्यादा यादव हैं। अगर ये कांग्रेस को मिल जाते तो उन्नाव के सिटिंग एमपी जो इनकी पहले थी वो जीत सकती थी। ऐसे ही बाराबंकी में पीएन पुनिया रिजर्व सीट है, वहाँ भी 2 लाख यादव हैं। तो ये मैंने सोचा था अगर ये मिल जाएंगे तो कांग्रेस 20 से 25 सीटें जीतने की हैसियत में होगी, यानी 20 से 25 सीटें बीजेपी की कम होंगी और 15-20 सीटें इसी तरह से गठबंधन छीनेगा बीजेपी। तो 40-50 सीटें कम होने का मतलब ये है कि बीजेपी वो 50 सीटें रिकवर नहीं कर सकती पूरे हिंदुस्तान में भी। लेकिन जो कैंडिडेट्स जिनके नाम ऐलान हुए थे वो सब चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड ने किस वजह से फैसला नहीं किया। हालांकि 6 हफ्ते के करीब ये बातचीत चली और मैंने मुख्तलिफ दरवाज़ों से कोशिश की समझाने की, लिख के दिया, भेजा, लेकिन कांग्रेस ने हम लोगों की नहीं सुनी। उस वक्त मैंने शिवपाल जी से कहा कि अब मुनासिब ये है कि जो 3-4 आपकी मजबूत सीटें हैं उस पे आप क़ुव्वत के साथ लड़िए और बाकी सीटों में हम लोग गठबंधन और कांग्रेस को सपोर्ट करें। लेकिन उन्होंने बग़ैर मुझसे पूछे और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपसे बात करके सीटों की एनालिसिस करके उस हिसाब से खड़ा करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं किसी वक्त भी आरएसएस के साथ समझौता नहीं कर सकता। जब उन्होंने एक लंबी लिस्ट निकाल दी और मुझे लगा कि इनकी लिस्ट निकलने से हो सकता है कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन था नहीं कि सिवाय इसके कि मैं फ़ौरन ही पार्टी छोड़ दूं। इसलिए कि अगर मेरी वजह से एक सीट भी बीजेपी को मिल जाती है तो ये मेरे लिए इतनी तकलीफ़देह बात होगी जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगा। मेरा वजूद ही ज़िंदा रहने का मकसद ही ये है कि इस मुल्क में ये कम्युनल फोर्सेस ख़त्म हों, और उसी के लिए मैंने कोशिश हमेशा की। आज भी मैं, जितनी मेरी सेहत है, जितनी उम्र है, जहाँ जहाँ भी मुझसे कुछ बन सकता है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर मेरी वजह से 4 वोट भी बढ़ सकते हैं तो मैं वहाँ जाने के लिए भी तैयार हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस पार्टी का है। अगर शिवपाल के लिए भी जाऊँगा, अगर वो हराने की पोजीशन में और हैं तो उनके यहाँ भी कोई 2 लाख के करीब मुसलमान हैं, वहाँ भी अपील करूँगा।
तो मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। मेरा पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा मकसद मेरी अपनी कौम से है और इस मुल्क से है। वहाँ तक जितना हो सकता है मैं करूँगा, इसीलिए मैंने अपने को किनारे कर लिया है। ये समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से देखने को मिल सकता है? समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होगा, मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक डिवाइडेड हाउस हो गया है। शिवपाल यादव के पास एक बड़ी तादाद उनकी अपनी कम्युनिटी के उनके साथ है, जिसको मैं चाहता था इनकैश कर लिया जाए। देखिए, अखिलेश यादव की इस वक्त की हैसियत अगर आप देखें, दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नंबर 1 तो मायावती होती हैं और उनके असिस्टेंट आज अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं, जो इस स्टेट में दिल्ली यूपी स्टेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की 5 साल जिसने हुकूमत चलाई हो, और वो आज मायावती का बिल्कुल सबॉर्डिनेट बन के बात कर रहे हैं। तो अखिलेश ने तो अपने वजूद को ख़त्म कर लिया है। मायावती का मसला जहाँ तक है, मैं उनसे आज भी डाउटफुल हूँ कि वो इलेक्शन जीतने के बाद कौन सरकार बनाएगा उसके साथ जाएंगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनकी मदद से बीजेपी की सरकार बन रही होगी तो वो लेडी है जो वहाँ चली जाएगी। उनका बिल्कुल खुला खेल ये है कि वो उनकी बोली जो है टिकट है, सुनता हूँ कोई 15 करोड़ 20 करोड़ कितने करोड़ रुपए आते हैं। इतने पैसे किसके पास हैं, ये समझना चाहिए हमको। ये पैसा कौन दे रहा है? अमित शाह के अलावा और कौन है जो पैसे दे रहा है? कैंडिडेट में मिल रहे हैं 15 करोड़ 20 करोड़ के। जब वो उस पैसे से आएंगे तो किसके साथ जाएंगे, ये बात समझनी चाहिए। मैं अब ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती बार्गेनिंग पोजीशन पे आ जाएं, और बार्गेनिंग पोजीशन पे आई तो वो किधर जाएंगी हमें नहीं मालूम। मोहम्मद अदीब साहब, एक आखिर में मैं बात जो आपसे कहना चाहूँगा, कैमरे की तरफ देख के आप पूरे देश से और ख़ास तौर से मुसलमानों से क्या अपील हमारे चैनल के ज़रिए से करना चाहेंगे इस 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहुत खामोशी से असेस करें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को असेस करें कि आप मोदी सरकार के किस आदमी को कैसे हरा सकते हैं। इलेक्शन में वोट डालने जाएं, मैक्सिमम वोट डालें, और कभी ऐसी पोजीशन ना होने दें जैसे कि अगर आपकी ख़वातीन बुरक़े में एक साथ निकली तो ये मीडिया दिखाएगा कि मुसलमान एक लाइन से जा रहा है, पोलराइजेशन का ख़तरा है। अगर 2 बुरक़ा नशीन औरतें हों तो 3 ऐसी औरतें हों जो बुरक़ा ना पहनती हों, और उनके साथ जाइए। और अगर 4 दाढ़ी वाले जा रहे हैं तो उनको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन 90% वोट डालिए। पार्टी मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि दुश्मन को पहले शिकस्त कैसे देनी, उसके बाद जो अंजाम होगा फैसला ये फिर अपने बाद में करेंगे। अभी आपके वजूद का मसला है, इसको ज़ाती मसला न समझिए। कोई पार्टी आपकी नहीं है, हर पार्टी अपने लिए ज़िंदा है, हमको इस्तेमाल करती है। आप अपने जहन को बिल्कुल साफ़ कर दें कि आपका वजूद सिर्फ आपके अपनी क़ुव्वत की वजह से बनेगा। कहीं आप अपने को बिरादरी में, मसलक में, अपने मुख्तलिफ जो खानों में आप बटे हैं उसको छोड़कर समझ लें ये इलेक्शन आपके वजूद को इस मुल्क में कायम रखेगा या नहीं रखेगा, ये उसका इलेक्शन है। ऐसा इलेक्शन मैंने आज तक पिछले 70 साल में कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, जहां एक पूरी की पूरी कौम का इम्तिहान है कि वो इस ज़मीन पर रह पाएगा सुकून से या नहीं रह पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और सोच के वोट दीजिए, कैलकुलेट करके दीजिए। इसमें रिश्ता भी मत देखिए, जिसको आप समझते हैं कि बीजेपी को हरा सकता है उसी को वोट डाल दीजिए। मेरा ये आपको पैगाम है और मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सोचने और समझने की तौफीक दे दे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब इस पूरे मामले पर, 2019 के लोकसभा चुनाव पर और मुल्क के हालात पर हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा हम बात कर रहे थे साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब से, जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए आपसे काफ़ी अपील की है। आप इसको ज़रूर सुनें और आगे भी शेयर करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।